मैं कीर्ति वर्मा आपका अपने YouTube चैनल जीके विद कीर्ति वर्मा पर स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल का टॉपिक क्या है हमारा, उत्तर वैदिक काल के अधिकारी वर्ग और उत्तर वैदिक कालीन यज्ञ। इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने क्या टॉपिक स्टार्ट किया था, उत्तर वैदिक काल का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। तो उत्तर वैदिक काल का समय सीमा क्या रही थी हमारी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। फिर इस काल की विशिष्टता क्या थी, लोहा और मृदभांड, चित्रित धूसर, मृदभांड और लोहा इस काल की मुख्य विशिष्टता थी। कृषि का महत्व बढ़ने लगा था। फिर इसमें हमने क्या पढ़ा था, किसकी सामाजिक संरचना कैसी थी, किस प्रकार यह ऋग्वैदिक काल से भिन्न थी, किस प्रकार जो उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे उनका धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन पूर्व वैदिक काल के लोगों से भिन्न था। ये हमने पहले वाली वीडियोज में कर लिया था। आज हमारा उत्तर वैदिक काल का जो टॉपिक है वो है अधिकारी वर्ग, क्योंकि हमें पता है कि वैदिक काल में जो राजा का अधिकारी वर्ग होता था, जितने भी मंत्री होते थे, अधिकारी होते थे, सेवक होते थे, उन सबको क्या बोला जाता था, रत्नीन बोला जाता था। तो आज हमें इस रत्नीन को ही या फिर बोले कि अधिकारी वर्ग को ही पढ़ेंगे कि कौन सा कार्य कौन सा अधिकारी करता था, कौन सा कार्य कौन सा अधिकारी करता था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इधर हमारे कार्य रहेंगे और इधर हमारे अधिकारी रहेंगे। तो पहला है राजा का सलाहकार, यानी कि जो राजा को सलाह देता रहे। वो कौन करता था इस काम को, राजा का सलाहकार कौन होता था, पुरोहित। पुरोहित का काम क्या होता था, राजा को सलाह देना, यानी कि राजा का सलाहकार कौन है, पुरोहित। फिर राजा का उत्तराधिकारी, राजा का उत्तराधिकारी यानी कि राजा के बाद अगला राजा कौन बनेगा। तो राजा का उत्तराधिकारी क्या कहलाता था, युवराज। युवराज क्या होता था, राजा का उत्तराधिकारी। फिर रथवाहक, रथवाहक भी कह सकते हैं, फिर हम सारथी भी कह सकते हैं, यानी कि रथ को चलाने वाला। जैसे कि आजकल गाड़ी को कौन चलाता है, ड्राइवर। तो ठीक उसी तरह रथ को चलाने वाला या फिर सारथी, उसे क्या बोला जाता था, सूत बोला जाता था। क्या बोला जाता था, सूत। सूत का आप कैसे याद रख सकते हैं, महाभारत में कर्ण को क्या बोला जाता था, सूतपुत्र बोला जाता था। क्या बोला जाता था, सूतपुत्र। और उसमें सूत का अर्थ सारथी से लिया गया था। तो सारथी के लिए क्या शब्द यूज किया जाता था, सूत। नेक्स्ट है हमारा अध्यक्ष, यानी कि हेड। तो अध्यक्ष को क्या बोला जाता था, संग्रहित। संग्रहित, संग्रहित किसको बोला जाता था, अध्यक्ष को। कर संग्रह करने वाला, जो टैक्स इकट्ठा करता है, उसको क्या बोला जाता था, भागदूत। क्या बोला जाता था, भागदूत। भागदूत का काम क्या होता था, कर संग्रह करना, यानी कि टैक्स इकट्ठा करना। नेक्स्ट हमारा जुए का निरीक्षक। जुए का निरीक्षक क्या कहलाता था, अक्षवाप श्रुत। अक्षवाप श्रुत क्या कहलाता था, जुए का निरीक्षक। आखेट में राजा का साथी, जब राजा शिकार करने जाता था तो उसका जो साथी होता था उसे क्या बोला जाता था, गोविक कर्तन। गोविक कर्तन, गोविक कर्तन का काम क्या होता था, आखेट में राजा का साथी होता था वो। नेक्स्ट हमारा दूत। क्या, दूत। दूत जैसे कि अनवॉय बोलते हैं, या फिर जो संदेशा लेकर जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूत। दूत को क्या बोला जाता था, पालागल। क्या बोला जाता था, पालागल। फिर ग्राम प्रशासक, जो गांव का प्रशासन चलाता है। जैसे कि आज के समय पर ग्राम प्रशासक बोला जाए तो सरपंच होता है, तो उस समय ग्राम प्रशासक को क्या बोला जाता था, ग्रामणी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, ग्रामणी। सेना का प्रधान, सेना का प्रधान क्या होता है, सेनानी या फिर सेनापति। लेकिन ऋग्वैदिक काल में इसके लिए कौन सा शब्द यूज किया गया, यानी कि जो हमारा वैदिक काल उसमें क्या था, सेनानी। तो सेनानी का काम क्या होता था, सेना की अध्यक्षता करना, या फिर सेना का जो प्रधान होता था उसे हम क्या बोलते थे, सेनानी। नेक्स्ट है हमारा पुलिस अधिकारी। जो पुलिस अधिकारी था उसे क्या बोला जाता था, जीवाग्रिम। क्या बोला जाता था, जीवाग्रिम। जीवाग्रिम किसे बोला जाता था, पुलिस अधिकारी को। और न्यायाधीश को बोला जाता था, ये पहले भी पढ़ा, न्यायाधीश को क्या बोला जाता था, ग्राम्यवादी। जो छोटे न्यायालयों में मुकदमे, मतलब कि जो छोटे न्यायालय के मुकदमे सुलझाता था, यानी कि उसे क्या बोला जाता था, ग्राम्यवादीन। ग्राम्यवादीन किसे बोला जाता था, न्यायाधीश को। अब हमें पढ़ने हैं उत्तर वैदिक यज्ञ। उत्तर वैदिक यज्ञ जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में भी 5 यज्ञ किए थे, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ और जैसे कि नर यज्ञ, भूत यज्ञ, वो 5 यज्ञ किए थे। या और उनके अलावा अब उनको छोड़कर और कौन से उत्तर वैदिक कालीन यज्ञ थे। ये यज्ञ बड़े बड़े होते थे, वो मतलब कि छोटे भी समझ सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण वो भी थे। और ये यज्ञ हैं जो मतलब कि बड़े लेवल के थे।
तो इसमें पहला यज कौन सा था? राजसूय यज। कौन सा? राजसूय। राजसूय यज कब किया जाता था, क्यों किया जाता था? राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर यह यज किया जाता था। जब कोई राजा बनता था तो उसके राज्याभिषेक होता था, जब उससे मुकुट पहनाया जाता तब यह यज किया जाता था। इस यज के माध्यम से राजा में दिव्य शक्तियाँ प्रत्यारोपित होती थी। जो यह यज होता था राष्ट्रीय यज, इससे क्या होता था कि जो भी राजा बनता था, जिसका भी राज्याभिषेक होता था, उसमें दैवीय शक्ति या फिर दिव्य शक्तियाँ प्रत्यारोपित होती थी, उसके अंदर आ जाती थी। इस यज के दौरान राजा द्वारा सोम ग्रहण किया जाता था। सोम एक पेय है, जो कि सोम वैसे तो वनस्पतियों का देवता माना जाता है। हिमालय पर सोम नाम की वनस्पति होती थी, यानी कि एक वृक्ष होता था, और उससे एक पेय निकलता था जिसे क्या बोला जाता था? सोमरस बोला जाता था। तो सोम ग्रहण किया जाता था किस अवसर पर? जब राजसूय यज किया जाता था। राजा रत्निनों के घर जाता था। जब भी राजसूय यज होता था तो राजा क्या करता था? रत्निनों के घर, यानी रत्निन कौन थे? जो राजा का अधिकारी वर्ग था, उनके घर जाता था। ये था हमारा राजसूय यज। फिर हमारा वाजपेयी यज। कौन सा यज? वाजपेयी यज। इसमें क्या होता था? राजा अपने शौर्य प्रदर्शन के लिए करता था। जो यह यज था, ये क्यों किया जाता था? राजा अपने शक्ति और शौर्य को प्रदर्शित करने के लिए करता था। इस यज का आयोजन इसलिए किया जाता था? शौर्य प्रदर्शन के लिए किया जाता था। इसमें रथ दौड़ के माध्यम से जनता का मनोरंजन किया जाता था। रथ दौड़, जैसे कि आजकल घुड़दौड़ होती है, उसी तरह उस समय रथ दौड़ के माध्यम से जनता का मनोरंजन किया जाता था। कौन से यज में? वाजपेयी यज में। फिर है अश्वमेघ यज। अश्वमेघ बहुत ही फेमस है। तो अश्वमेघ को हम कैसे भी याद रख सकते हैं कि लव कुश ने अश्वमेघ यज में ही घोड़ा पकड़ा था। तो अश्वमेघ यज साम्राज्य विस्तार तथा पड़ोसी शासकों को चुनौती देने के लिए किया जाता था। जब कोई राज्य अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और जैसे कि पड़ोसी राज्यों से युद्ध कर उन्हें जीतना चाहता था, तो यह यज किया जाता था। कौन सा? अश्वमेघ यज। फिर इस यज में राजा द्वारा एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था। क्या होता था कि राजा के घोड़े को छोड़ दिया जाता था, और वह राजा की प्रभुता का प्रतीक होता था, यानी कि उसकी प्रभुता का प्रतीक होता था। और जो भी दूसरा राजा उस घोड़े को पकड़ लेता था, तो उसे उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था जिस राजा ने अश्वमेघ यज किया है। यह इस यज में होता था। राजा के प्रभुता का प्रतिनिधित्व करता था कौन? घोड़ा। और यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज था। जो वैदिक काल है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज कौन सा था? अश्वमेघ यज। शतपथ ब्राह्मण में भारत के 2 राजाओं भरत दौष्यंती व शतानिक द्वारा अश्वमेघ यज करने का उल्लेख मिलता है। कौन से ग्रंथ से? शतपथ ब्राह्मण से। क्या उल्लेख मिलता है कि भारत के 2 राजा भरत दौष्यंती और शतानिक ने अश्वमेघ यज किया था। इनका उल्लेख हमें मिलता है शतपथ ब्राह्मण से। फिर है हमारा अग्निष्टोम यज। कौन सा? अग्निष्टोम यज। यह पशु बलि प्रणाली पर आधारित था, यानी कि इस यज के दौरान क्या किया जाता था? पशुओं की बलि दी जाती थी। इस यज का मूल मतलब कि जो था, जो मेन पॉइंट था, वो पशु बलि ही था। फिर अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए यह यज किया जाता था। क्यों किया जाता था यह यज? अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए। अगर राजसूय यज की पूछे तो क्यों किया जाता था? जब राजा का राज्याभिषेक होता था तब राजसूय यज किया जाता था। वाजपेयी यज कब किया जाता था? जब राजा अपना शौर्य प्रदर्शन करना चाहता था। अश्वमेघ यज कब किया जाता था? जब राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। और अग्निष्टोम यज कब किया जाता था? जब राजा अग्नि देवता को प्रसन्न करना चाहता था। तो तब कौन सा यज किया जाता था? अग्निष्टोम यज। तो ये थे हमारे 4 यज ये, और 5 यज पहले वाले। कौन से? पितृयज और देव यज, और जैसे कि भूत यज और नर यज। तो ये और वे, तो ये उत्तर वैदिक कालीन महत्वपूर्ण यज थे। और ये हमारा था उत्तर वैदिक कालीन रत्निन वर्ग कि कौन से अधिकारी का कौन सा कार्य है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।